गौतम बुद्ध नगर जी से अखिलेश यादव 2027 के चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं मार्च जी के बिल्कुल महीने में। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका फोकस जो हमारी जानकारी में आया, उनका फोकस ये है कि वहां पे वो गुर्जर और ब्राह्मणों को अपने पाले में लाकर गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद दो ऐसे जिले हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने 2017 से लगातार बढ़त बनाई है बढ़त बनाई हुई है। जी। तो वहां फोकस ये है कि गुर्जर और ब्राह्मणों को साथ लाके आप भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। इसलिए इस तरह से 2012 में के चुनाव के पहले अखिलेश यादव ने वहां पे साइकिल चलाई थी। 2027 के चुनाव का श्री गणेश 2026 मार्च में अखिलेश जी वहां करने जा रहे हैं। तो देखिए आप कहीं इसीलिए आपको ब्राह्मणों की ज्यादा चिंता हो रही है क्योंकि आपकी पार्टी ये जोड़ रही है कि ब्राह्मण अगर हमारे साथ आ गए तो हमारी चुनावी जीत तो इस बार पक्की है। नहीं, देखिए एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, जहां तक मेरी जानकारी है पश्चिम यूपी में लगभग 113 विधानसभा सीटें हैं और बड़ी स्पष्ट रूप से मैं आपको एक बात बता दूं, हम राजनीतिक दल हैं, हम हर जातियों का समीकरण अपने अनुकूल लेकर के चलते हैं। हर जातियों को हम बाकायदा नेतृत्व दे करके मुख्य धारा में लाने का काम भी करते हैं और हमने पूर्व में भी किया है। मैं बड़ी स्पष्ट रूप से आपसे दो बातें रखना चाहूंगा इस मंच पे। पश्चिम से यात्रा शुरू करने के पीछे एक मिथक को भी तोड़ना है कि नोएडा से जनरली कोई यात्रा शुरू नहीं करता। नोएडा से एक भ्रांति बनी है, किंवदंती है बहुत लंबे समय से, कि जो वहां से शुरुआत करता है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से हाशिए पे जाता है। हम इस मिथक को भी तोड़ना चाहते हैं, हमने पूर्व में भी तोड़ा है और हम चाहते हैं कि इस मिथक को तोड़ करके हम उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश को एक संदेश दें कि किसी भी मिथक से बाहर निकल करके आप विकास के मुद्दों पे, आधुनिक विचारधारा के मुद्दों पे, आधुनिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के मुद्दों पे और वर्तमान सरकार की निष्क्रियता के मुद्दों पे आप कहीं ना कहीं जनता के साथ आकर के पुनः सत्ता में वापसी कर सकते हैं। और जनता भी देखिए उसी को सहयोग करेगी जो जनता के मुद्दों पे बात करेगा। वो जनता, अब देखिए एक जनरेशन गैप आ गया। आजकल लोग बड़ा चर्चा कर रहे हैं, जेनजी है, अल्फा है, जो जनरेशन है ना सर, ये जो नई जनरेशन है, नए वोटर्स आए हैं, जो करोड़ों वोटर्स नए जुड़े हैं, जो नए वोटर्स अब मतदाता सूची में ऐड हो रहे हैं, ये वो मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, आप कह रहे करोड़ों वोटर जुड़े हैं या मतदाता सूची में 3 करोड़ वोटर कम हो गए हैं? नहीं, मतदाता सूची में कटे हैं वो ठीक है, लेकिन जो नए वोटर, युवा वोटर जुड़े हैं, जो पहली बार फर्स्ट वोटर होंगे, जो पहली बार फर्स्ट वोट करेंगे, वो जनरेशन है जो पहले आकलन करती है, वो सुनकर भरोसा नहीं करती। अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो वो, अगर आपके व्यूअर्स होंगे तो वो पहले मेरी कही बात को जा करके गूगल पे चेक कर रहे होंगे कि वास्तव में सपा के प्रवक्ता जो बैठे हैं ये कह रहे हैं, बस सुन लेना काफी है, मान लेना, कि पहले इस बात की सच्चाई को जानना। तो जो आदरणीय अखिलेश जी आज के समय में समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश जी जो मुद्दे रख रहे हैं, ये वो मुद्दे हैं जो सीधे युवा वर्ग को, अभ्यर्थियों को, रोजगार के मुद्दों को, चिकित्सा के क्षेत्रों को, चाहे उद्योग के मुद्दों को, चाहे किसी भी प्रकार के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हर तरह के विषय जो सामाजिक और भारत के विकास की परिधि को निश्चित और निर्मित करते हैं, उनके मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे को हम लगातार उठाने का काम कर रहे हैं। शिक्षा के उस मुद्दे को उठा रहे हैं जहां पर कि सरकारी विद्यालयों को प्राइवेट निजीकरण करने की दिशा में सरकार तत्परता से काम कर रही है और उससे गरीब किसान, पिछड़े वर्ग के लोग, दिहाड़ी के मजदूरों के जो बच्चे हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग, अल्प आय और मध्यम आय के लोग होते हैं जनरली, उनके बच्चों का नुकसान होना है। लोग यहाँ पे ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आपके बच्चे तो चलिए ठीक है, आप तो हिंदुत्व सनातन की बात करके अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आपको थोड़ा रोक रहा हूँ, आपका आंसर लंबा, और मैं एक लाइन में समझना चाहता हूँ कि आखिर नोएडा से ही क्यों शुरुआत की जा रही है? नोएडा से शुरुआत इसलिए इतनी जल्दी क्यों शुरुआत की जा रही? मार्च के महीने में क्यों शुरुआत की जा रही? चुनाव तो भी 2027 में है। अरे सर, मार्च के महीने की बात कर रहे हैं हम तो, फिर भी चलिए 2027 में चुनाव है, हम तो अब शुरू कर रहे हैं। भाजपा तो 365 दिन, जिस दिन सरकार बनाती है उसी दिन अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है। तो आदरणीय अखिलेश जी ने एक बात कही थी कि अगर भाजपा से लड़ना है तो भाजपा के पैटर्न पे लड़ना पड़ेगा, तो हम तो उस पैटर्न पे आ गए। हम तो अब भाजपा को चुनौती भाजपा की बाकायदा रणनीति के अनुसार दे रहे हैं। अब तो 1 साल है, भाजपा तो कहती है ना कि हम तो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, तो अब भाजपा को टक्कर भाजपा की जबान में दी जाएगी, भाजपा की रणनीति के आधार पर दी जाएगी। तो ये तो मुझे लगता है जनता के लिए एक अच्छी बात है, अच्छी पहल है हमारी तरफ से कि जनता जो सवाल चुनाव के समय पूछती है वो 1 साल पहले पूछ करके हमारे चुने हुए सांसद विधायकों के कार्यों के आधार पर उसका समीक्षात्मक आकलन कर सकती है। 1 साल पहले जनता के बीच में आने से हमें जनता की समस्याएं और बखूबी पता चलेंगी कि जनता हमसे क्या उम्मीद और क्या अपेक्षा करती है और क्यों इस सरकार को बदलने के लिए जनता हमारा साथ दे रही है।
तो हम तो उस रणनीति पे और मजबूती से काम करेंगे। नहीं, जैसे आप नोएडा गए, या अखिलेश जी नोएडा मार्च में गए, उसके बाद क्या पूरे साल भर ये चलेगा कि बीच-बीच में रुकेगा पूरा प्रोग्राम ये? नहीं, ये तो देखिए एक रणनीति की बात है, चूँकि ये मंच पे कहना अभी उचित नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छा। ये है कि हमने बाकायदा बिगुल फूँक दिया है, शंखनाद कर दिया है और समाजवादी पार्टी चुनावी रणनीति इस बार अपनी इस रथ यात्रा से शुरू करने जा रही है। अब हम ये मान के चलेंगे कि हर रोज हमारे लिए 2027 की वो फरवरी से मार्च, मई तक का समय है, जिसमें कि चुनाव हम तो ये मान के चल रहे हैं कि धारा 144 घोषित हो गई है। अब हमें जो करना है, वो इसी समय करना है। अब हमारे लिए हर रोज 2027 है। हम 2027 हर रोज देख करके अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। हमारे जितने प्रवक्ता जितने मंचों पे बैठ रहे हैं, वो 2027 की रणनीति पे चर्चा कर रहे हैं, 2027 के चुनाव के अनुसार युद्ध लड़ रहे हैं। हमें ये देखना ही नहीं कि चुनाव में 1 साल है, हम ये मान के चल रहे हैं कि चुनाव अगले दिन है। अब हम उस तैयारी के हिसाब से काम करेंगे आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, चूंकि आदरणीय अखिलेश जी का मार्गदर्शन और उनका जो रणनीतिक उनकी इस बार प्रारूप उन्होंने तैयार किया है, उसके अनुसार आप देखिएगा इस बार जमीन पे समाजवादी पार्टी बहुत ही अलग प्रारूप में, बहुत ही नए रूप में और बहुत ही आधुनिक विकास के मुद्दों को लेकर के और आधुनिक हमारी रणनीति जो है उसके साथ हम जमीन पे आ रहे हैं, जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। हम जनता के बीच में आ रहे हैं, इस बात को मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। हम खुद जनता के बीच में आ रहे हैं ताकि जनता हमसे सवाल पूछे, हम उसका जवाब दें और जनता हमसे क्या अपेक्षा करती है, ये हम देवतुल्य जनता से हाथ जोड़ करके कहेंगे कि आप आइए, हमारी रथ यात्रा में शामिल होइए, अपने सवाल रखिए, हमसे सीधा जवाब लीजिए। नहीं तो आप जनता से सवाल लेंगे, योगी के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे? योगी भाई वो तो दावे कर रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव ने एक आधा अधूरा अगर एक्सप्रेसवे बनाया तो हमने तो 1200 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना दिया। नहीं देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहले तो योगी जी उन 1,08,000 लोगों को ढूंढ लें जो 2 साल में उत्तर प्रदेश से गायब हुए हैं, क्योंकि योगी जी की कानून व्यवस्था अब कानून व्यवस्था नहीं लगती। ये लगता है कि आप घुमा रहे हैं, आप घुमा रहे हैं भाई। मैं आपको वहीं ला रहा हूं कि योगी जी जिन बातों की दावे करते हैं वो केवल भ्रमित करने वाले और भटकाने वाले होते हैं। वास्तविक चुनौती जो उत्तर प्रदेश में है उस पर योगी जी बात नहीं करना चाहते, उत्तर प्रदेश की सरकार बात नहीं करना चाहती। अच्छा मुझे बताइए, हाईकोर्ट को संज्ञान लेने की क्या आवश्यकता थी इस विषय पे? क्या 1,08,000 लोग जो गायब हैं, पुलिस का रिकवरी रेट जो है वो 9,400 के आसपास का है, मतलब 10% भी नहीं है। तो मैं तो ये सवाल पूछूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, उस पे हम लोग अलग से चर्चा कर लेंगे। कई बिंदु हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के इनकाउंटर नीति पर भी तगड़े सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद है कि ये सारे बिंदुओं पे आपके इसका एक सारांश मैं आपको एक लाइन में स्पष्ट बता देता हूं। योगी जी को जब जनता का ध्यान भटकाना होता है तब वो समाजवादी पार्टी की नीतियों की आलोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि समाजवादी पार्टी की कई योजनाओं का नाम बदल के ही वो आज सरकार को संचालित कर रहे हैं। किसानों की बात जब मैं आपको मैं रोक रहा हूं, चूंकि एक सवाल और महत्वपूर्ण था। अभी आज एक खबर छपी थी कि पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 लाख करोड़ का बजट पेश किया था जी, और अभी तक फरवरी की हम 8 तारीख की बात कर रहे हैं, आधा बजट भी नहीं खर्च कर पाए वो। आधा बजट भी 54% का फंड ही दिया गया है। तो आप ये समझ में नहीं आ रहा है कि 4 लाख करोड़ अभी तक सिर्फ बजट भेजा गया विभागों को। तो जब आप 8 लाख करोड़ का बजट पेश कर रहे हो, फरवरी तक आपने 4 लाख करोड़ का बजट दिया है, तो ये बाकी 4 लाख करोड़ रुपए बजट ये कैसे अगले 50 दिन में खर्चा करोगे? कहाँ करोगे? किस तरह खर्चा करोगे? या नहीं वो कर देंगे सर, वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उनको। चुनाव आ ही रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, वो कर देंगे, उनके अधिकारी बैठे हैं। अधिकारी कहाँ? अरे भाई, तो बजट कागजों पे खर्चा होता है क्या? तो अभी तक बजट कागजों पे तो खर्च होता है सर। अभी तक जो बजट आया है वो कागजों पे तो खर्च हो रहा है। 100 दिन में गड्ढे भरने के दावे थे, बजट पास हो गया। बताइए कितने गड्ढे भरे गए? ट्रैफिक की समस्या से कितनी निजात मिल गई? ट्रैफिक सिस्टम को अपडेट करने के लिए भी बजट पास किया गया था। कितना ट्रैफिकिंग खत्म हो गई उत्तर प्रदेश की? उससे बड़ी बात पे आई है ना। मैं तो कह रहा हूं ना कि जो बजट की बात आ रही है, ये तो एक बजट की बात हो रही है ना। इसके पीछे बजट आपको याद है 489 करोड़ एक बार योगी जी ने घोषणा की थी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए। 489 करोड़ के बजट की घोषणा की थी। अभी मोदी सरकार ने कुछ दिन पहले फिर घोषणा की है कि मदरसों की जांच की जाएगी।
तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना, एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमने बजट दिया, हम आधुनिक बना रहे हैं, दूसरी तरफ आप फिर 2 साल बीतता है तो आप कहते हैं कि हम तो जांच करेंगे क्योंकि वहां पे भ्रष्टाचार पनप रहा है। तो कागजों पे चलिए। भ्रष्टाचार, वास्तविकता ये है कि योगी सरकार को ये पता ही नहीं है कि बजट का इस्तेमाल कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। सीएजी की रिपोर्ट और आईएमएफ की रिपोर्ट ने यही बात कही थी कि आंकड़ों में हेराफेरी हो रही है। कागजों पे तो सारे काम हो रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक एक्सपेंडिचर वर्सेस जो इनकी आय वर्सेस व्यय का जो खाचा है, उस पे जब सीएजी कैंची चलाता है, तो ये मौन धारण करके गायब हो जाते हैं। फिर ये आ जाएंगे किसी बवालिया मुद्दे पे, फिर ये आपको ले जाएंगे मथुरा, फिर ये आपको ले जाएंगे मणिकर्णिका, फिर ये क्या करेंगे। आप देखिए, आज सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, आज आपको पता नहीं, मुझे पता चला, आपको पता है कि नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा ये बात भी आए, सीएजी के समर्थन पे जी कुछ लोगों ने रैलियां निकाली, 100 लोगों पे आज एफआईआर हो गई, ये सुनने मिल रहा है हजरतगंज में। अब बताइए, यूजीसी के विडंबना ये, हाँ विडंबना ये, सॉरी यूजीसी के मुद्दे पे, माफ कीजिएगा। मेरा नहीं, कहना है वो तो मतलब विवेक जी, एक खबर और भी थी कि उत्तर प्रदेश सरकार में एक सहयोगी दल है, निषाद पार्टी है, उसके नेता डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, वो देवरिया गया, उनको प्रोटोकॉल ही नहीं दिया गया। नहीं, प्रोटोकॉल तो इस सरकार में सहयोगियों को नहीं मिलता सर। आपको याद होगा सुभाषपा के हमारे नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बड़े दावे ठोके थे, पीला गमछा पहन के किसी थाने में चले जाना, उन पे भरोसा करके उनके कुछ कार्यकर्ता थाने चले गए और कूट दिए गए, कुटाई हो गई। वो तो अलग बात है। ओम प्रकाश राजभर और एक ही सरकार के 2 मंत्री आपस में एक दूसरे पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। गाली गलौज, बताइए किस तरह की भाषा शैली, मतलब तो मोदी जी की माता जी का सम्मान है। और जब राजनीतिक वर्चस्व पे बैठ करके कोई अगर योगी जी के कैबिनेट में अगर ये इस तरह की बातें करे, तो यानी घटक दलों के नेताओं के माता पिता का सम्मान नहीं है। ये मतलब कैसी अशिष्टाचार और अव्यवहारिक बातें हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, योगी जी अनुशासन की बात करते हैं, मौन। उत्तर प्रदेश का संगठन मौन। तो ये तो प्रायोजित रूप से बेइज्जत और अपमानित करवाया जा रहा है उनको स्थिति दिखाने के लिए, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं कि आप उतना ही बोलेंगे जितना हम चाहेंगे, आप उतनी ही सीटें लेंगे जितनी हम देंगे, आप मांगेंगे नहीं। ये उनको पहले से वो संदेश दिया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं संदेश देने का सबसे बढ़िया तरीका यही है योगी जी का, वो हमेशा आदमी के आत्मसम्मान को चोट करते हैं, वो जाति के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, वो इस तरह के संदेश देने का काम करते हैं कि भाई आपको इस हैसियत पे हमने रखा है, जिस दिन हम चाहेंगे आपको हटा देंगे। तो ये इन दलों को निश्चित करना है कि जहां आपको सम्मान मिलता है, जहां आपको सम्मान के साथ आपको सम्मान के साथ मंच दिया जाता है, जहां सम्मान के साथ आपको स्थिति में रखा जाता है, आपको वहां रहना है, या इंडिपेंडेंट कैपेसिटी पे रहना है, या आपको ऐसे किसी दल के साथ जाना है जहां पे आपके व्यक्तित्व को तो बढ़ाया जाएगा, लेकिन आपके आत्मसम्मान और स्वाभिमान को मार दिया जाएगा। चलिए भाई, दर्शकों को एक बता दूं कि विवेक जी के साथ ये बातचीत मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह 1:36 पे। ये सिर्फ जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि अगर विवेक जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 365 दिन लगातार अब चुनाव की तैयारी कर रही है, तो उसमें एक चीज और जोड़ दीजिए, 24/7 24 घंटा और साल के हर दिन 2027 के चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जुट गई है। विवेक जी, आपने जो समय दिया और जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप मुझसे कहेंगे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, आप जब कहेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना, हम 24/7 अब हम हर रोज चुनाव को देख रहे हैं। मेरे लिए कल चुनाव है और मैं नहीं, मेरे साथ जितने मेरे कार्यकर्ता, जितने मेरे प्रवक्ता साथी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता, सभी इसी रणनीति के अनुसार, सब देखिए इस समय कहीं ना कहीं व्यस्त होंगे, सब कोई ना कोई कार्य कर रहे होंगे, क्योंकि हमने ये ठान लिया है कि अब बस हो गया, उत्तर प्रदेश की जनता को हम और भुगतने नहीं देंगे। भावनात्मक आधार पे, संवेदनात्मक आधार पे इन्होंने सरकार तो बना ली, लेकिन जनता के साथ और उसके विश्वास के साथ जो खिलवाड़ किया है, यह हमारा भी नैतिक दायित्व है कि अब हम वो खिलवाड़ नहीं होने देंगे। तो अब देखते हैं कि कौन सुबह जागता है, कौन 12 बजे सोता है, कौन, ये भी जनता ही तय करेगी। ठीक।